हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो उसके लिए हमारी साइकोलॉजी की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सारी थ्योरीज आज हम इस क्लास में करेंगे और अच्छे से समझेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने जितनी भी स्लाइड्स प्रिपेयर करी है, बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडिंग है। चाहे हमारा एचटेट का एग्जाम हो, सीटेट हो या फिर कोई भी टेट का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, है ना, और कोई भी टेट का एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी के लिए ये क्या है, थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मतलब एक अच्छे तरीके से बनाया तो मे बी आपको अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो चलिए, आई विश आपको रिग्रेट ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से। फर्स्ट थ्योरी है हमारी जीन पियाजे की थ्योरी, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे ने हमारी थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उन्होंने एक्सप्लेन कराया कि बच्चा कैसे सोचता है, थिंकिंग लेवल कैसी है उसकी, कैसे सीखता है और दुनिया को कैसे समझता है ना। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है वर्ल्ड के लिए, उस चीज के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन कराया। उनके हिसाब से क्या होता है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहां कहीं भी चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें बच्चा एक्टिव है, आप वो ऑप्शन को टिक कर दीजिए। ऑलमोस्ट सभी ने क्या माना है कि बच्चा एक्टिव ही होता है। ठीक है, की आइडियाज क्या होते हैं जो इन्होंने जीन पियाजे ने दिए? पहला दिया है स्कीमा। स्कीमा के बारे में क्या होता है कि जो भी बच्चे का दुनिया के प्रति, ठीक है, दुनिया को जैसे वो समझ रहा है, उसका मेंटल फ्रेमवर्क क्या है कि वो कैसे मान रहा है दुनिया को, ठीक है, कैसे समझ रहा है दुनिया को, तो वो जो उसका मेंटल फ्रेमवर्क है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है कि नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलें, फर्स्ट टाइम क्या करता है बच्चे ने, क्या देखा, डॉग को देखा, ठीक है, उसने सेकंड टाइम क्या है, कैट को देखा, तो उसने सोचा कि ये कैट है ना, वो डॉग ही है, क्योंकि डॉग के भी 4 पैर होते हैं और कैट के भी 4 पैर होते हैं। 5 बना दिए ना, सॉरी, वेट अ मिनट। ठीक है, तो उसने सोचा कि डॉग के भी 4 पैर होते हैं और कैट के भी 4 पैर होते हैं, कैट के भी 4 पैर होते हैं, तो इसका मतलब ये डॉग है। तो नई इंफॉर्मेशन, मतलब नई इंफॉर्मेशन क्या होगी, कैट होगी। कैट को एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो वो दुनिया को समझ रहा था, यानी जो ऑलरेडी वो समझ रहा था कि डॉग के 4 पैर होते हैं, तो वो डॉग होता है जिसके 4 पैर होते हैं, तो वो मान रहा है कि वो कैट भी डॉग है। ठीक है, एकोमोडेशन क्या होगा कि मॉडिफाई करता है अपने स्कीमा को, जो वो पहले से जान रहा है उस चीज को वो मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करेगा व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट। ठीक है, नई इंफॉर्मेशन इस जगह पे वो क्या समझता है कि कैट और डॉग ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन क्या करता है कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रेशन का काम करता है, यानी कि बैलेंसिंग का काम करता है। जो भी हमारी एसिमिलेशन है और एकोमोडेशन जो अभी हमने देखा, तो वो उन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलता है। ठीक है, स्टेजेस क्या क्या है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? जीन पियाजे ने जो भी दिए 4 स्टेजेस इन्होंने हमको दिए हैं, एस पी सी एफ के नाम से, जिसको हम जानते हैं। आप ऐसे इसको याद भी कर सकते हो, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, सारे स्टेजेस को हम पढ़ेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज होती है हमारे 0 से 2 साल के लिए। इसमें बच्चा क्या समझता है, अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से, सेंस से सीख रहा है, सेंस ऑर्गन से सीख रहा है, टच से सीख रहा है, ठीक है, चीजों से थोड़ा थोड़ा अपनी सेंस उसकी डेवलप हो रही है, थोड़ी थोड़ी उन चीजों से सीख रहा है, थोड़ा मोटर एक्शन से सीख रहा है ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। बच्चा क्या करता है कि समझता है कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं एग्जिस्ट कर रही है, दोनों चीजों को वो समझता है इस चीज में। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई चीज को पकड़ना हो गया, या फिर वो अपने थंब को सक करता है, या फिर फीडिंग के टाइम पे जो वो सकिंग करता है, तो वो चीजें क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्स भी करता है ना। सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं और हमारा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है कि पर्पसफुल एक्शन ही वो करता है, चाहे वो कोई चीज को पकड़ने के लिए, चाहे टॉय को है पकड़ने के लिए, वो क्या करेगा, अपने हाथों को आगे लेके आएगा, है ना। तो ये होता है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में। सेकंड आती है हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज कौन सी होती है? जब 2 से 7 साल का बच्चा होता है। इसमें हम क्या समझते हैं कि बच्चा सिंबल से सीख रहा है, भाषा से सीख रहा है और अपनी इमेजिनेशन से सीख रहा है। वो जो इमेजिनेशन लगा रहा है उस हिसाब से सीख रहा है। यहाँ पर थिंकिंग लेवल जो होती है वो लॉजिकल नहीं होती है, ठीक है, इलॉजिकली मान के चलिए आप। ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है बच्चे में। बच्चा क्या करता है कि वो जो सोच रहा है ना वही बिल्कुल सही है, दूसरों को सुनने को तैयार नहीं है। वो जानना नहीं चाहता कि दूसरा क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो एक एक ग्लास है, मान लीजिए जूस का एक ग्लास है, वो छोटा ग्लास और एक बड़ा ग्लास है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी दोनों में सेम है। मान लीजिए 10 ml इसमें डाला, 10 ml इसमें डाला, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ मैं। तो बच्चा क्या मानेगा कि जो बड़े ग्लास में ना वही ज्यादा है, चाहे उसको पेरेंट्स कितना ही समझाते कि नहीं बेटा इक्वल है, नहीं मानेगा वो मानेगा बड़े में ही ज्यादा है। तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है, थोड़ा ईगोसेंट्रिज्म होता है। सेंट्रेशन क्या होता है कि मतलब कि वो एक एस्पेक्ट पे ही फोकस करता है, दूसरे एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करता बच्चा, एक साइड अपना जो उसको सही लग रहा है वही है।
वो मानता है कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, उनके पास भी जिंदगी होती है, ठीक है। ये वो एनिमिज्म मतलब कि जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करी उसमें भी वो बिलीव करता है, सिंबॉलिक प्ले करता है। और इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि वो थिंकिंग को रिवर्स नहीं कर पाता वहां पे, ठीक है, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो थिंकिंग को रिवर्स कर पाए। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 साल के बच्चों के लिए। यहाँ पे चाइल्ड क्या डेवलप करता है, लॉजिकल थिंकिंग, अपनी लॉजिकल थिंकिंग। जो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लॉजिकल थिंकिंग कहाँ पे डेवलप होती है, वो होती है हमारे कंक्रीट ऑपरेशन में। और अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाए तो वो हमारे कहाँ होगी, फॉर्मल ऑपरेशन में होगी, ठीक है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट इवेंट के बारे में समझने लग जाएगा। कंजर्वेशन क्या होता है कि क्वांटिटी सेम रहती है, इस चीज में वो समझने लग जाएगा। जो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया ना जूस वाला, कि अब वो समझने लग जाएगा कि जो 10 ml हमने छोटे ग्लास में डाले ना, वो बड़े ग्लास में डालो चाहे छोटे ग्लास में डालो, क्वांटिटी दोनों में सेम है। अब वो समझने लग जाएगा, ठीक है। अब उसमें एबिलिटी आ जाएगी कि वो मेंटल ऑपरेशन को रिवर्स कर पाए, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर सकता है, वो ग्रुपिंग कर सकता है सिमिलरिटीज के बेस पे, है ना। क्लासिफिकेशन की आ जाएगी, सीरिएशन आ जाएगा उसको कि सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर के अंदर लगा पाए वो, है ना। 2 से 7 साल 7 से 11 साल का बच्चा तो कर सकता है इतना, है ना। और क्या कर सकता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी वो लेके चल सकता है, ठीक है। डिसेंट्रेशन की भी उसमें क्वालिटी आ जाती है। फॉर्मल ऑपरेशन कौन सी स्टेज होती है, हाईएस्ट स्टेज इसको हम बोल सकते हैं 11 इयर्स, और उसके बाद में जो स्टेज आती है, यहाँ पर क्या करता है, इंडिविजुअल अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करता है, हाइपोथेटिकल लॉजिकल थिंकिंग को, यानी कि अलजेब्रा वगैरह सॉल्व करने लग जाता है, कैलकुलेशन करने लग जाता है, ठीक है। अच्छे से अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो हमने अभी पीछे पढ़ा, उससे बियॉन्ड चली जाती है अब उसकी थिंकिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मतलब कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जैसे मैथ्स की कोई प्रॉब्लम होगी या कोई रीजनिंग की कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसी चीजों को वो क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है ना। साइंटिफिकली उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है इस स्टेज पे। और वो क्या करता है कि मेटाकॉग्निशन होता है, थिंक, ये देखिए ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, अपने बारे में वो सोचने लग जाता है कि उसने क्या समझा है, उस चीज के बारे में ही सोचना, कि खुद ने जो सोचा उसके बारे में सोचना, वो क्या होता है, हमारा मेटाकॉग्निशन होता है। ये क्वेश्चन में ये हमारे पेपर्स में रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, ओके। तो ये थे हमारे 4 स्टेजेस और वाइगोत्स्की की सॉरी पियाजे की थ्योरी। हमारी दूसरी थ्योरी होती है वाइगोत्स्की की थ्योरी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी हमारे वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने माना है कि बच्चा की जो डेवलपमेंट होती है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो सोसाइटी पे बेस्ड होती है, कल्चर पे बेस्ड होती है। जितना सोशली इंटरेक्ट करेगा बच्चा उतना ज्यादा अच्छे से सीखेगा, जितना कल्चर से सीखेगा, है ना, कल्चरली इंटरेक्ट करेगा, लोगों के साथ में मिलेगा, उससे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर, ठीक है। सोसाइटी और कल्चर दोनों बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है कि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि चिल्ड्रन क्या होते हैं, बेस्ट करते हैं कैसे, इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन से होते हैं, जिनके पास में बच्चे से ज्यादा नॉलेज है ना, हायर स्किल्स है, हायर नॉलेज है, और वो जब उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, वो उनको कुछ सिखाते हैं, तो उनसे बच्चा और बेहतर तरीके से सीखता है, ठीक है। इसमें इनका कोर आइडिया क्या था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो शेप होती है सोशल से, कल्चरल से और लैंग्वेज इंटरेक्शन से, ठीक है। फिर आती है हमारे कुछ की कंसेप्ट्स जिसके बारे में हमारे वाइगोत्स्की ने बात करी है। सोशल इंटरेक्शन की बात करी कि बच्चा क्या है, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, ठीक है। सोशल लेवल से ही सबसे पहले उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है, बाद में इंडिविजुअल लेवल पे आती है। मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो भी हमने बताया कि जिसके पास में ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा स्किल्स है, उससे बच्चा जो सीख रहे हैं वो हमारे मोर नॉलेजेबल अदर्स हो जाते हैं। जेडपीडी की बात करी है हमने। जेडपीडी में हमारे क्या होता है, एक दो टाइप ऑफ डेवलपमेंट आती है, दो टाइप ऑफ पोटेंशियल होते हैं। एक तो क्या होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट होती है और एक पोटेंशियल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। एक्चुअल डेवलपमेंट हमारी क्या होती है, जब बच्चा खुद अपने आप से सीख रहा है ना। और पोटेंशियल क्या होती है, जब कोई दूसरा उसको हेल्प कर रहा है सीखने के लिए, ठीक है, वो पोटेंशियल डेवलपमेंट हो जाती है। तो जेडपीडी में क्या होता है कि जो गैप होता है ना, कि बच्चा अकेले कर सकता है, जो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, वो क्या होती है, एक्चुअल। और विद गाइडेंस वो क्या हो गया, पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बच्चा अकेले कितना कर सकता है और किसी के साथ कितना कर सकता है, मतलब कि इस चीज में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना गैप है इस चीज का, तो वो क्या होता है कि इतनी डेवलपमेंट हुई है बच्चे की, वो होता है हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग की बात करें तो ग्रेजुअली सपोर्ट प्रोवाइड करना, बच्चा कहीं पे मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, बजाय कि उसको आप धमकाने के या फिर उस चीज को छोड़ने के, आप थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर दो, थोड़ा सा बच्चे को बता दो जिस हिसाब के भी उसको जरूरत है समझने की, एज पर द नीड,
हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बच्चे को समझा देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे और वो क्या करेगा, उसकी लर्निंग को और इनहेंस करेगा। लैंग्वेज और थॉट की अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर, तो प्राइमरी टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है हमारा लैंग्वेज। 3 टाइप ऑफ हमारी स्पीच होती है, सोशल, प्राइवेट और इनर। इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे किसी भी टैट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी जो टीचिंग का एग्जाम हो उसमें। सोशल स्पीच क्या होती है, हमारी कम्युनिकेट करते हैं हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो सोशल होगी। प्राइवेट कौन सी होगी, जब सेल्फ गाइडेंस हो रही है, टॉकिंग टू वन सेल्फ। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्राइवेट स्पीच क्या है, इनर स्पीच क्या है। इनर स्पीच क्या है कि खुद के थॉट्स को इंटरनलाइज करना, और सेल्फ गाइडेंस करना क्या हो जाएगी, हमारी प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। ठीक है, कल्चरल टूल्स की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से होते हैं, कल्चर से रिलेटेड क्या है, हमारी भाषा हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हमारे सिंबल्स, नंबर्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, है ना, जो शेप करते हैं हमारी थिंकिंग को। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस चीज की, ये क्या, इस किस चीज पे एम्फेसिस करता है, कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मतलब सोसाइटी के साथ में सीख रहे हो आप, है ना, सोसाइटी के साथ में सीख रहे हो तो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाएगी। टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा। स्टूडेंट क्या होता है, एक्टिव होता है। बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, वो सोसाइटी से सीख रहा है, कल्चर से सीख रहा है ना। टीचर थोड़ा उसको गाइड करता है। लर्निंग प्रिसीड, जैसे जैसे वो सीखता है उससे उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है इसकी गाइडेड इंस्ट्रक्शंस के लिए। वाइगोत्स्की और पियाजे की अगर हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करके देखें तो पियाजे क्या मानता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे लर्निंग होती है, लेकिन हमारा वाइगोत्स्की क्या मानता है कि जैसे जैसे लर्निंग होती है वैसे वैसे डेवलपमेंट होती है। ठीक है, कॉलबर्ग की थ्योरी है नेक्स्ट थ्योरी, हमारी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी हमारे कॉलबर्ग ने। उनका कंप्लीट नेम था लॉरेंस कॉलबर्ग। एक्सप्लेन करता है मोरल रीजनिंग कैसे डेवलप होती है, मोरल रीजनिंग, एथिकल रीजनिंग कैसे डेवलप होती है। उन्होंने बताया कि कुछ सीक्वेंस होती है हमारे स्टेजेस की, उनके थ्रू ही हमारी मोरल डेवलपमेंट होती है। रीजनिंग पे बेस्ड होती है, हर एक स्टेज की क्या है, अपना एक रीजन होता है। ठीक है, वो कैसे डेवलप कर रहा है बच्चा, ठीक है, ना कि डिसीजन से। इनकी जो थ्योरी थी, कॉलबर्ग की जो थ्योरी थी वो प्याजे से क्या थी, इन्फ्लुएंस होके अपनी ये इन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, कुछ इनकी क्या होती है, 3 लेवल्स होती है। लेवल्स कितनी होती है, इनकी 3 होती है। और स्टेजेस की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है, 6 स्टेजेस होती है। फर्स्ट लेवल में क्या पढ़ते हैं, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होता है कि ओबीडियंस और पनिशमेंट की बात करते हैं। बच्चे में क्या होता है कि ऐसे होता है कि अगर तुम कुछ भी गलत करोगे, कोई भी गलत काम करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो वो पनिशमेंट के डर से बचने के लिए वो क्या करता है, वो चीजों को सही करता है। ठीक है, कोई अंडरस्टैंडिंग, इंटेंशंस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बच्चा क्या कर रहा है, जैसे कि होमवर्क क्यों कंप्लीट करता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे माने कि टीचर क्या करेगा, पनिश करेगा अगर हमने होमवर्क नहीं करा। ठीक है, इंडिविजुअल और एक्सचेंज की अगर हम बात करें कि वो अपने कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो अपने क्या कर रहा है, नोट्स शेयर कर रहा है दूसरे बच्चे के साथ में। किस लिए शेयर कर रहा है, कि उसको रिटर्न में भी कुछ चाहिए, अपना गेन देखते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या देखता है, अपना गेन देखता है कि अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो आज मैं नोट्स तुम्हें दे दूंगा, कल तुम मेरी एग्जाम में हेल्प करोगे। ठीक है, ओके, तो ये होता हमारा इंडिविजुअल, खुद के बारे में सोचता है, और एक्सचेंज करके खुद के बारे में सोचना। और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है किसी का पर्स गुम हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो जिसको पर्स मिलता है तो वो बच्चा क्या कहेगा कि अगर आप मुझे इसके बदले रिवॉर्ड करोगे, है ना, कि मुझे कुछ बदले में तो भाई कुछ चाहिए, अगर आपको अपना पर्स चाहिए तो मुझे भी आपको कुछ देना पड़ेगा। ओके, अगर किसी का गुम हो जाए, ऐसा एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। कन्वेंशनल मोरालिटी क्या होती है, गुड बॉय गुड गर्ल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, बिहेवियर सोशल अप्रूवल से गाइड होता है, कि जैसे कि क्लास में बच्चा क्या करता है, अच्छा एक्ट क्यों करता है कि सभी मुझे प्रेज करेंगे, हाँ भाई गुड बॉय गुड गर्ल है। अगर उसी पर्स का एग्जांपल, जो पर्स गुम हो गया था, तो जब अगर आपको पर्स मिला है तो आप वो पर्स क्यों रिटर्न करोगे, कि हाँ सभी बोलेंगे अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है जो इसने पर्स मिलने पे वापस कर दिया, है ना। तो गुड बॉय गुड गर्ल की जो ओरिएंटेशन होती है वो कन्वेंशन मोरालिटी में होती है। फिर आती है हमारी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि रूल्स के बारे में, लॉज, अथॉरिटीज, इनके बारे में हम समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जैसे कि हम ट्रैफिक रूल्स को क्यों फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जरूरी है, सेफ्टी के लिए, है ना, नेसेसिटी है सेफ्टी के लिए। ठीक है, ना कि हमें कोई फाइन को अवॉइड करना है, वो नेसेसिटी है। ठीक है, इसलिए हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट लेवल होती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में भी 2 स्टेजेस होती है, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। फर्स्ट क्या होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये क्वेश्चन इससे भी आता है काफी बारी। लॉज क्या होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, हम इसमें क्या मानते हैं, और फ्लेक्सिबल होती हैं। जस्टिफिएबल जो चीज होती है ना वो हम करते हैं, जरूरी नहीं कि कई बार क्या होता है कि
लॉज बने होते हैं कि मतलब कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो हमें किसी की मतलब कि हमें कुछ एक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी की जान पे बात आ गई हो, है ना? अगर किसी की जान पे बात आई हो, तो हम किसी की जान बचाने के लिए उन लॉज को ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? ह्यूमन राइट्स पे फोकस करते हैं, वेलफेयर पे फोकस करते हैं हम इसके अंदर। पर्सन सपोर्ट करता है चेंजिंग एन अनफेयर स्कूल रूल बिकॉज़ इट हार्म्स स्टूडेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि स्कूल जो अनफेयर जो रूल है उसके लिए वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, है ना? कि बच्चों को हार्म नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या मानते हैं कि मोरालिटी जो है वो इनर कंसाइंस में है, हैं? हमारे अंदर ही होती है मोरालिटी। यूनिवर्सल वैल्यू जैसे जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, डिग्निटी हो, ठीक है? इन पे क्या करते हैं ज़्यादा हम वैल्यू करते हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स को फेस कर सकते हैं, ठीक है? सबसे बेस्ट हम इसमें क्या मान के चलते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ होती है वो सबसे टॉप होती है। कोई भी रूल हो, ह्यूमन लाइफ सबसे क्या होगी? टॉप पे होगी। इसमें हम क्या मान सकते हैं कि अगर किसी की जान पे बनाई हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसको रूल को जो जस्टिफिएबल है, जस्टिफिकेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? जस्टिफिकेशन की बात करते हैं, ओके? जैसे कि टीचर बात कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन की, इवन इफ इट रिस्क देयर जॉब गाइडेड बाय मॉरल वैल्यूज। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि चाहे उसकी जॉब पे बनाए, लेकिन अगर टीचर क्या कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उस पे अगर वो बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। जो मोरालिटी की बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है ना कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो वो आ जाएगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में। देखें तो एक बात मानी जाती है, इन्होंने माना था कॉलबर्ग ने कि हर कोई बंदा स्टेज 6 तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है? और क्या मानता है? मोरल रीजनिंग कैन एडवांस बट नॉट रिग्रेस। मोरल रीजनिंग से क्या करेंगे? आप एडवांस हो सकते हो, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कम हो जाओगे। कल्चर अफेक्ट करता है हमारे कंटेंट को, ठीक है? और क्रिटिसाइज करी गई थी क्योंकि ये माना गया था कि ये सिर्फ मेल बायसनेस के ऊपर है, सिर्फ मेल के बारे में बात कर रहा है, ये फीमेल को इग्नोर कर रहा है, या फिर सिर्फ बॉयज पे ही ये स्टडी की जा रही है, गर्ल्स को इग्नोर कर रहा है, ये केयर को इंक्लूड नहीं करा, इन्होंने रिलेशनशिप को इंक्लूड नहीं करा, एम्पैथी को इंक्लूड नहीं करा। तो इस वजह से ये क्रिटिसाइज भी करा गया था, कैरोल गिगिलियन थी उनके द्वारा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एक बार आया था, इसलिए मैंने ये वाली चीज अटैच कर दी इसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट है बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, नाम उनका था प्रॉपर एल्बर्ट बेंडूरा। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है, जैसे मॉडलिंग, वो कहते हैं ना मॉडल से, अपना कोई रोल मॉडल होता है उससे जो भी सीखा जाता है, इमिटेट करके सीख रहा है, ठीक है? एम्फेसिस होता है लर्निंग विदाउट डायरेक्ट री इन्फोर्समेंट। डायरेक्ट री इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है यहाँ पे, ठीक है? बिहेवियर क्या होता है? मॉडल्स को वॉच करके, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, पीयर्स हो या मीडिया हो। तभी तो कहते हैं ना कि बच्चे का एनवायरनमेंट जो होता है ना, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पल बढ़ रहा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे की लाइफ में, कि उसके पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो घर पे कैसे रह रहा है, कि वो अच्छे से रह रहा है या घर पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो उस पे इफेक्ट करता है। टीचर कैसे बिहेव कर रहा है, पोलाइटली बिहेव कर रहा है या एग्रेसिव है टीचर, जो उसके पीयर्स हैं वो कैसे हैं, मीडिया कैसे है, मतलब ये सारी चीजें, मीडिया इन द सेंस कि वो सोशल मीडिया वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, वो आस पड़ोस में जो भी देखते हैं, मतलब कि जो भी हो रहा है, ऐसी कोई न्यूज देखता है, तो वो चीजें भी अफेक्ट करती है। कोर कंसेप्ट जो है हमारे सोशल लर्निंग में, वो है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या होगा कि जो भी ऑब्जर्व करा दूसरे को, अभी हमने बात करी ना कि पेरेंट्स, टीचर्स वगैरह जिसको भी, या फिर कोई और भी रोल मॉडल, जैसे मान लेते हैं बच्चे, जैसे बेन 10 वगैरह जो भी रोल मॉडल होते हैं उनके, बच्चे जिससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो ऐसे ही दिखाए जाने चाहिए बच्चे को, ताकि उससे कुछ सीखे, अच्छा ही दिखाना चाहिए। यही कहते हैं ना कि बच्चों को हमें फोन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ताकि ऐसी वैसी चीजें ना देखे, वो कुछ अच्छा ही सीख के जाए, ठीक है? इमिटेशन क्या होता है कि कॉपिंग ऑब्जर्व बिहेवियर। बच्चा क्या करेगा? जो भी देखेगा ना वही चीजें वो रिपीट करेगा, है ना? उसको हम इमिटेशन बोलते हैं। विसरेसियस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जो देख के, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सीखा। लर्निंग बाय सीइंग अदर्स रिवॉर्डेड और पनिश्ड। उन्होंने देखा। विसरेसियस रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि उन्होंने देखा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे लोग क्या होते हैं, रिवॉर्ड, जिनसे लोगों को रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं जिसपे पनिशमेंट मिलती है, तो वो ये चीजें देख के सीखते हैं भी क्या काम करने से पनिशमेंट मिल रही है और क्या काम करने से उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उससे भी वो क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं कि वो खुद की बिलीव इन वंस ऑन एबिलिटी टू सक्सीड, खुद की एबिलिटी में सक्सीड करते हैं कि वो कितना सक्सीड कर पाते हैं, उसमें वो विश्वास रखते हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप होता है अटेंशन। अटेंशन होता है कि किसी को देख के क्या होती है, अटेंशन होती है, देख के वो अट्रैक्ट हो रहा है ना? अट्रैक्ट होके किसी के स्टेटस से या फिर क्लैरिटी से, है ना? उससे क्या होता है, बच्चा अट्रैक्ट होता है, अटेंशन मिलती है उस चीज को। जैसे कि स्टूडेंट क्या करता है,
केयरफुली टीचर को देख रहा है कि वो मैथ्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है। मेरे साथ भी यही होता था, सच बताऊं तो मैं देखती थी टीचर कैसे पढ़ा लेते हैं, मतलब जब मैं खुद बच्ची थी तो मैं यही सोचती थी, अरे वाह मैम कितना अच्छे से पढ़ा लेते हैं। तो वही बात है कि बच्चा देख के सीखता है कि कैसे कर लेते हैं, केयरफुली वॉच कर रहा है वो, है ना। रिटेंशन क्या होता है कि जो भी टीचर ने पढ़ाया हम उस चीज को क्या करेंगे, याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे, है ना। चाहे वो इमेजेस के थ्रू हो, वर्ड्स के थ्रू हो, रिपीट करके करो, कुछ भी करके करो, जो भी हो हम उसको याद करेंगे, वो होता है हमारा रिटेंशन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हम क्या उस काम को हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वैसा ही जैसा टीचर ने हमको करवाया, मैथ्स करवाया, तो उससे सिमिलर प्रॉब्लम क्या करता है बच्चा सॉल्व करने के लिए ट्राई करता है कि क्या वो खुद से कर सकता है, इंडिपेंडेंटली कर सकता है बिना टीचर की हेल्प के। चाहे वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड कर सकता है, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी दोनों जगह पे, दोनों चीजों पे डिपेंड कर सकता है। फिर हमारा आता है मोटिवेशन की बच्चा क्या करता है, सीखता है कि कारण सीखता है, इंसेंटिव सीखता है उस चीज को करने के लिए, ठीक है। इमिटेट अभी हमने पढ़ा था, इमिटेशन क्या होता है कि बच्चा करना चाहता है वही चीज जो देखता है वही, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट में भी क्या होता है, डायरेक्ट भी हो सकती है और विसरेसियस जो अभी हमने पढ़ा कि मतलब कि रिवॉर्ड से सीख रहा है, पनिशमेंट से सीख रहा है, वो चीज और डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट कैसे भी हो सकती है, स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है मोर आफ्टर सीइंग क्लासमेट प्रेज्ड। स्टूडेंट क्या करता है जब उसने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, रिप्रोड्यूस करके देखा, तो फिर देखा कि उसके सभी क्लासमेट्स ने उसको प्रेज करा, तो वो और अच्छे से बेटर परफॉर्म करने के लिए सीखता है, तो उससे उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आई होप आपको चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। अगर हम देखें कि इस थ्योरी की एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या होती है, ये मानते हैं कि टीचर क्या है, एक रोल मॉडल की तरह काम करता है बच्चों के लिए। पॉजिटिव बिहेवियर जो भी होता है ना उसको डिमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, मतलब कि करके दिखाना चाहिए, ठीक है, टीचर को, ना कि सिर्फ कि कोई इंस्ट्रक्शन दे दे, हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो। डिमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी जो होती है ना, एक्टिविटी से बच्चा उतना ही ज्यादा एक्टिव होता है और उतना ही अच्छे से वो परफॉर्म कर पाता है। मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत स्ट्रांगली मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, इंकरेज करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को और सेल्फ रेगुलेशन को भी एनकरेज करता है। अगर वन लाइनर्स की बात करें तो लर्निंग क्या होती है, बिना री की होती है, और री क्या करता है, हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ना कि लर्निंग को। परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी तो लर्निंग अपने आप हो जाएगी, ठीक है। एनवायरमेंट, बिहेवियर, कॉग्निशन सब कुछ क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है इस स्टेज में। फिर हमारी आती है फ्रेड की साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या है, अपने माइंड के बारे में बात करी, इंस्टिक्ट्स के बारे में बात करी है फ्रेड ने, और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बात करी है। इन्होंने बताया कि अनकॉन्शियस माइंड का क्या रोल होता है। अब अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है ये बहुत अच्छे से डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड क्या एक्सपीरियंस करता है, स्ट्रांगली शेप पर्सनैलिटी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं कि हमारी क्या क्या लेवल्स होती है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये हम अभी इसकी थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये अलग अलग तरीके से इन्होंने इंक्लूड करा है। फ्रेड ने कुछ लेवल्स इंक्लूड करी है हमारे माइंड की। जिस लेवल्स कौन कौन सी, एक तो कॉन्शियस माइंड है, एक प्री कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें ये होता है कि आप किस चीज के लिए अभी अवेयर हो, आपके थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, एक्शंस क्या है, कि मतलब कि तुम्हें ये पता है कि तुम क्या कर रहे हो अभी, है ना, राइट नाउ। रिसेंट की जो बात करते हैं हम, करंट की जिसमें बात करते हैं कि अभी किस चीज के लिए आप अवेयर हो, वो हम करते हैं कि कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। आपका दिमाग क्या कॉन्शियस है, अभी आप किस काम करने के लिए, कोई भी काम जो अभी करने के लिए आप रेडी हो वो। प्री कॉन्शियस क्या होता है कि आप कोई चीज को याद कितना कर सकते हो, है ना। जैसे कि मतलब कि आपके पेरेंट्स का नेम है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में छपा हुआ है। चाहे आपका खुद का कॉन्टेक्ट नंबर है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी छपा हुआ है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें क्या करना होता है कि कभी भी याद कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी मेमोरीज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो बहुत आसानी से रिमेंबर करी जा सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, वो हमारा हिडन पार्ट होता है। जैसे कि कोई भी जानवर को देखे, जैसे आपने लायन को देखा, लायन को देख के आपको डर लगेगा, ठीक है। आपको ये थोड़ी ना है कि आप ऐसे कोई चीज याद करोगे, अरे हाँ लायन क्या होता है, लायन को देख के अरे हाँ हमें डरना होता है, ऐसा तो नहीं होता। कुछ ऐसा हिडन पार्ट होता है हमारे माइंड का, जो हमारे डर हमें बताता है, हमारे डिजायर्स बताता है, पेनफुल मेमोरीज बताता है। तो वो क्या होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड की प्रेजेंस होती है उस जगह पे, ठीक है। और ये सारी चीजें स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को। फिर उन्होंने फ्रेड ने कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं पर्सनैलिटी के। आईडी के बारे में क्या होता है कि आई वांट इट नाउ, मुझे अभी का अभी चाहिए, जैसे, है ना।
क्या सही है क्या गलत है कुछ भी नहीं पता। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि जिद्दी, जो जिद्दी बच्चे होते हैं या कोई भी बच्चा हो, ना कि सिर्फ जिद्दी बच्चे, क्या करते हैं कि रोते हैं, चाहे उनको कुछ भी चीज लेनी हो। फॉर एग्जाम्पल उनको कुछ खाने की चीज लेनी तो वो रोएंगे, ठीक है, कोई भी कि अभी के अभी उनको चाहिए ही चाहिए, है ना। जैसे कि कोई बच्चा रोता है कि जोर से, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि इसको टॉय चाहिए क्या चाहिए, है ना। तो वो वाली चीज वो होता है आईडी। ईगो में क्या आ जाता है कि लेट्स बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना वैसे वैसे आ जाता है कि यहाँ पे उसको वो रोना तो चाहता है कि हाँ, कि उसकी इच्छा तो होती है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको पता है कि उस जगह पे उसको चुप रहना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें क्लास में चिल्लाना है ना, चिल्लाने की इच्छा हो रही है, आईडी हो गया, है ना, बट तुम चुप बैठे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि ये अलाउड नहीं है। आपकी डेवलपमेंट हो चुकी है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईगो बोलते हैं। सुपर ईगो क्या होती है कि उस स्टेज पे आप समझ जाते हो कि क्या राइट है और क्या गलत है, ठीक है। मोरल कॉन्साइसनेस आपके अंदर डेवलप हो जाती है। पेरेंट्स से या सोसाइटी से आप चीजें सीख जाते हो। गिल्ट या प्राइड की चीज भी आपके अंदर क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मतलब कि एग्जाम में आप चोरी नहीं करो, एग्जाम में आप चीट नहीं करोगे, क्योंकि ये सुनने में ही गलत लग रहा है ना, फीलिंग में भी गलत आ रहा है। चाहे आप पकड़े जाओ ना पकड़े जाओ वो सेकंड बात है, लेकिन आप एग्जाम में क्या करोगे? चीट नहीं करोगे। ये मोरली क्या दिखा रहा है कि ये चीज गलत है ना। बस वही चीज हो जाती है और ये आता हमारा सुपर ईगो में। फिर इन्होंने, फ्रेड ने अपनी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी दी है। कुछ स्टेजेस हैं ये, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज आती है हमारी ओरल स्टेज, जब बच्चा क्या सब कुछ क्या अपने मुंह से करता है, चाहे वो काट रहा है, ठीक है, च्यू कर रहा है, सकिंग कर रहा है, कि फीडिंग के टाइम पे, है ना, फीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है स्टेज के ऊपर, ठीक है। और क्या होता है, बेबी क्या कंफर्ट फील करता है, चाहे वो उसका थंब उसके मुंह में हो, चाहे वो फीड करवाते टाइम हो, है ना। तो वो वाली चीज आती है ओरल स्टेज। फिर क्या होता है? एनल स्टेज। एनल स्टेज के अंदर क्या होता है कि जब क्या प्लेजर जो कंट्रोल होता है, बॉलर या ब्लैडर। इसका मतलब क्या होगा कि हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि कंट्रोल करना कुछ चीजों को, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग हम देते हैं। ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं कर सकते, वो बच्चे की पर्सनैलिटी को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। बच्चा क्या करता है कि जैसे हम सिखाएंगे बच्चे को कि ये वाला टॉय आप ले लीजिए, या फिर आप ये वाली चीज कर लीजिए। कुछ खाना खाने को देते हैं हम कि ये लो बेबी ये वाला चीज खा लो, तो बच्चा क्या बोलता है? नो। नो बोलने में ज्यादा उसकी प्रायोरिटी होती है इस स्टेज में, एनल स्टेज में, ठीक है। फिर आती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में क्या होता है? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होती है। वो जेनिटल्स में फोकस करते हैं। उस ये वाली जो स्टेज होती है ना, इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा अपना जैसा अगर बॉय है तो वो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होता है, गर्ल है तो वो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। उनको अपने सेम सेम जेंडर के साथ खेलना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। चाहे बॉय है तो वो अपने पापा के जैसा बनना चाहता है, गर्ल है तो वो अपनी मम्मा के जैसे बनना चाहती है ना। उसको उन दोनों को उस तरफ ये अट्रैक्शन होती है। तो बॉयज के लिए क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? ऑडिपस यूज किया, और गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रा यूज करा है, ठीक है। बॉय चाहता है अपने पापा के जैसे बनना, और मदर की अटेंशन सीकिंग चाहता है, ठीक है। लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज क्या आती है? 6 से 12 साल की उम्र में आती है। यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग्स जो होती है वो इनएक्टिव होती है। एनर्जी कैसे होती है? बच्चा क्या चाहता है 6 से 12 साल में? वो कहते हैं ना कि जो जब बच्चे 5-6 साल के हो जाते हैं तो बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दो भाई। हाँ, रियलिटी है कि उसका इंटरेस्ट जनरेट होता है उस एज में, लर्निंग में, स्पोर्ट्स में। जितना वैल्यूएबल टाइम हम बच्चे को इस एज में देते हैं, 6 से 12 साल की एज में, वो उसके ऐसे लगा लो आगे की लाइफ टाइम के लिए बेटर हो जाता है। ये 6 साल यूं लगा लो, 6 साल आपने बच्चे पे मेहनत कर लेना, तो उसकी लाइफ टाइम में उसका इंटरेस्ट उस चीज के अंदर चला जाता है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो बच्चे का दिमाग और जगह पे चला जाएगा। तो फ्रेंडशिप में ऐसी चीजें क्या होती है? उसकी डेवलप होती है। खेलना पसंद करता है, पढ़ना पसंद करता है, फ्रेंड्स बनाना पसंद करता है। फिर आती है हमारी जेनिटल स्टेज। 12+ साल के अंदर मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वो अपोजिट सेक्स के साथ क्या होता है कि जैसे अगर गर्ल है तो वो बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती है, बॉयज होते हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, गर्ल्स, ओके। तो हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म करने की बात करते हैं। इमोशनल बैलेंस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। एक टीनेजर क्या करता है? डेवलप करता है इंटरेस्ट रिलेशनशिप में और अपने फ्यूचर गोल्स में। कुछ और चीजों की बात करें, उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म भी दिए हैं फ्रेड ने। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एक तरह के मेंटल ट्रिक्स होते हैं जो हमारे ईगो को रिड्यूस करने के लिए काम करते हैं, जैसे स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो। रिप्रेशन का नाम दिया उन्होंने। रिप्रेशन से के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं कि अपने पेनफुल थॉट्स को अपने दिमाग से निकालो। रिप्रेशन की बात करिए कि जो जो थॉट्स आपको पेन दे रहे हो उनको अपने दिमाग से निकाल दो। उनको भूलने की आप कोशिश करो, कि ऐसी कोई इंसिडेंट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको भूलने की कोशिश करो। डिनायल मतलब कि एक्सेप्ट ही ना करना रियलिटी को, वो होता है डिनायल, कि मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है। चाहे डॉक्टर आपको बोल दे कि आप बीमार है, लेकिन आप ये मान के चलो कि आप बीमार नहीं हो, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेस या एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए आप यूज कर सकते हो। प्रोजेक्शन क्या होता है? कि दूसरों को ब्लेम करना। इन्होंने बोला कि जो तुम खुद फील कर रहे हो वो दूसरों को ही बोल देना, है ना। कि जैसे कोई भी
खुद जेलस पर्सन है और वो दूसरों को बोलता है कि हाँ तू मेरे से जल रहा है, ठीक है, ये वाली चीज। फिर आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन से वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारा जो होता है ना जो लॉजिकल एक्सक्यूज क्या कर देते हैं, अपनी अपनी मिस्टेक को जस्टिफाई करने के लिए हम लॉजिकल एक्सक्यूज दे देते हैं कि मैंने एग्जाम इसलिए फेल कर दिया क्योंकि क्वेश्चंस ही अनफेयर थे, यानी कि क्वेश्चंस का अनफेयर होना लॉजिकल दिख रहा है ना, तो इस वजह से मैं एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे देना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको गुस्सा मिल कहीं से रहा है और आप निकाल कहीं से रहे हो, है ना। आप ऐसे जगह पे निकाल रहे हो जहां से आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके ऊपर बॉस ने, आपके ऑफिस में बॉस ने गुस्सा करा, लेकिन आपका गुस्सा जो है आप अपनी फैमिली पे आके निकाल रहे हो, सेफर जोन पे निकाल रहे हो कि इधर से आपको रिटर्न में ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। रिग्रेशन क्या होता है कि अपने चाइल्डिश बिहेवियर के अंदर वापस से चला जाना, ठीक है। जब एक ओल्डर चाइल्ड होता है वो थंब सकिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, स्ट्रेस के दौरान पे, तो वो हम क्या बोलते हैं कि वो रिग्रेशन में है, ठीक है। फिर आता है सब्लिमेशन का भी इन्होंने यूज करा है कि नेगेटिव इंपल्सेस को पॉजिटिव एक्शंस में चेंज करना, ठीक है। अपने जब भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, तो अपना जो गुस्सा आ रहा है वो कहते हैं ना, ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को, ठीक है। स्पोर्ट्स माना जाता है, स्पोर्ट्स हो गया, या फिर योगा। योगा भी एक बहुत बेस्ट चीज है कि आपका स्ट्रेस हो रहा हो या एंग्जाइटी हो तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि एक्स्ट्रा नाइस बनना, जैसे वो कहते हैं ना, वो ज्यादा जो बंदा हमको पसंद नहीं होता उसको हम बोलते हैं अरे आप तो बहुत अच्छे हो ऐसी चीजें हो जाना कि ज्यादा एक्स्ट्रा नाइस बन जाना, है ना। तो अगले को सामने से भी ऐसे उसको भी एहसास हो जाएगी हाँ ये ज्यादा ही कुछ नहीं कर रहा। तो वही वाली चीज होती है कि रिएक्शन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। की एजम्पशंस कौन कौन सी है? पर्सनैलिटी डेवलप होती है अर्ली चाइल्डहुड में। फिक्सेशन कोई भी स्टेज पे क्या होता है, फिक्सेशन एट एनी स्टेज अफेक्ट एडल्ट बिहेवियर। आप कोई भी स्टेज पे क्या करते हैं, फिक्स अगर कर देते हो ना कि इस यही करना है या ऐसा होना है, तो वो क्या करता है, एडल्ट के बिहेवियर को चेंज करता है। और कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, अगर कन्फ्लिक्ट आप रिजोल्व नहीं करोगे तो उससे आपको एंग्जाइटी भी होगी और आप उसमें एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ क्रिटिसिज्म भी दिए गए हैं कि ओवर एम्फेसिस करना, जैसे कि जेंडर के बारे में ज्यादा बात करी उन्होंने, ठीक है, अनकॉन्शियस मोटिव्स की बात करी है। साइंटिफिकली इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ और जेंडर बायसनेस इन्होंने लेके चला है अपने कंसेप्ट में, ठीक है। एक और क्या बताते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्या करते हैं इसके अंदर, प्रोटेक्ट करते हैं ईगो को एंग्जाइटी से। जितने भी हमने मैकेनिज्म्स पढ़े हैं ना डिफेंस के, तो वो क्या रोल प्ले करते हैं कि हम हमारे ईगो को कंट्रोल कर, प्रोटेक्ट कर सके हमारी एंग्जाइटी से। लास्ट थ्योरी हमारी आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, नहीं हो रहा है, समझ आ रहा नहीं है, प्लीज कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी समझ आए कि अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है या फिर नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है हमारी गार्डनर ने दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी 1983 में। इन्होंने माना कि इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल आईक्यू। ये क्वेश्चन में आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि इंटेलिजेंस इन्होंने कैसे मानी है। हाँ जी, इन्होंने माना कि इंटेलिजेंस एक सिंगल आईक्यू से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, अलग अलग काइंड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करते हैं, कोई यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, हर एक पर्सन की यूनिक इंटेलिजेंस होती है। तो एक बंदे से हम यूं थोड़ी ना लगा सकते बाकी सभी की भी हम इंटेलिजेंस का पता लगा ले, है ना, यही बात होगी। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस के टाइप्स की बात करिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जांपल्स देखते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कौन सी होती है, भाषा का यूज कर रहे हैं, जो राइटर्स है, पोइट है, कोई टीचर है, लॉयर है, मतलब कि कैसे यूज कर रहे हैं वो भाषा को, वो आ गया हमारा लिंग्विस्टिक में। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या हो गया, थिंकिंग से रिलेटेड हो गया, है ना, जैसे कि साइंटिस्ट कैसे यूज कर रहे हैं लॉजिकल मैथमेटिकल को, है ना, इंजीनियर्स कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिशियन कैसे यूज कर रहे हैं उस चीज को। फिर आती है स्पेशल इंटेलिजेंस, जैसे पिक्चर से कुछ चीज सीखना, ठीक है, कोई भी आपकी कितनी एबिलिटी है, आप इमेजेस को सोच सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, तो वो आती है हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस में। फिर आती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि आप अपना कितना बॉडी का यूज कर रहे हो, है ना, जैसे कोई डांसर होता है, एथलेटिक्स होते हैं, वो अपने बॉडी का यूज करते हैं ना, इंटेलिजेंस, वो उनके अंदर उस चीज की इंटेलिजेंस होती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस किस में होती है, सिंगर में होती है, वो कैसे गा सकते हैं, सॉरी, म्यूजिशियन में होती है, वो कैसे बजा सकते हैं जो भी साउंड होता है उस सिस्टम को, ठीक है, तो उनकी अलग इंटेलिजेंस होती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आप दूसरों को कितना समझ पाते हो, है ना, तो वो होती है।
इंट्रापर्सनल खुद को कितना समझ पाते हो, है ना? और नेचुरलिस्टिक क्या होती है कि नेचर और लिविंग थिंग्स को आप कितना समझ पाते हो, वो होती है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और कुछ की पॉइंट्स है हमारे इसके लिए कि सारी इंटेलिजेंस क्या होती है, इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी इंटेलिजेंस हो, आप अच्छे से सोच पा रहे हो, आप अच्छे से गा पा रहे हो, दूसरों को समझ पा रहे हो, हर एक इंटेलिजेंस अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर स्कूल्स को क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस है, उन सभी को। लर्नर्स वीक नहीं होते, लेकिन अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो आपको उनको उन हिसाब से समझना चाहिए। आई होप आपको क्लेरिफाई हो गया होगा, ये थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया नहीं आया प्लीज कमेंट डाउन, ताकि मेरे को समझ में आए, ठीक है? एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।